start first. A very warm good evening to all our viewers. Today we present to you a very important topic, that is thyroid disorders, with a special focus on importance of iodized salt. To give this webinar, we have with us Dr. Purnima Agarwal ma'am, who is an associate professor in the Department of Endocrinology in Safdarjung Hospital in Delhi. On behalf of everyone, I welcome you, ma'am. So as we all know, thyroid hormone या thyroid gland जो है हमारे बॉडी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे गले में सिचुएटेड होता है, स्थित है. इट हैज़ अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ. The hormone that it secretes has a lot of it controls a lot of things in our body, our heart rate, our weight, our metabolic rate, and a lot more. And it is necessary that it works well so that all the other body functions are also able to work well. Without further ado, I hand the session to ma'am. Ma'am, please begin. Thank you, Dr. Nitya. So let us start. Actually, the thyroid gland, as many patients, बहुत सारे लोग आते हैं पूछते हैं मैम मुझे कौन सा थायराइड है, इज़ इट गले का थायराइड या ब्लड का थायराइड. So let us know what exactly is thyroid. The thyroid is actually one gland which is situated in the front of the neck. Neck के आगे एक छोटा सा ग्रंथि होता है and it produces hormones जिनको हम बोलते हैं thyroid hormones, mainly T3 and T4. And ये hormones thyroid gland में बनते हैं and then they go into the blood और वो सारे हमारे body parts पर काम कर कर हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस करने में. So basically it is a gland which produces hormone and it is going in the blood and producing lot of actions. तो कहाँ कहाँ thyroid as such overall हमारी बॉडी के लिए important है. Like it acts on the heart and it is important for the proper functioning कि हार्ट ठीक से काम करे. Similarly digestive system पर अच्छे से काम करने के लिए thyroid functions, thyroid hormones का होना बहुत ज़रूरी है. Brain and nervous development, especially बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड बोन हेल्थ, प्रॉपर स्केलेटल या ग्रोथ के लिए स्पेशली बच्चों के अंदर फिर से इनका बहुत ज़रूरी रोल प्ले होता है. एंड मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन, गिव अस द एनर्जी एंड कीप आवर ऑर्गन्स वर्किंग. और अगर एक लाइन में बोलें तो थायराइड हार्मोन्स हमारे मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए हर एज ग्रुप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई दिस हमेशा आयोडीन एंड थायराइड, हाउ दे आर कनेक्टेड, व्हाई दिस आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शनिंग. सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली आयोडीन? आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ें बनाने के लिए. और क्योंकि हमारी आयोडीन हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो हमें डाइट के थ्रू आयोडीन लेना पड़ता है. इसीलिए आयोडीन अगर हम सफिशिएंट मात्रा में लें वो बहुत ज़रूरी है. और जैसे आप देख रहे हैं कि थायराइड हार्मोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आयोडीन इज़ देयर. सो आयोडीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज हार्मोन्स. अगर उसकी कमी होगी तो डेफिनेटली थायराइड हार्मोन्स की भी कमी होगी. तो हाउ दिस आयोडीन कहाँ से मिलता है, कहाँ रहता है? तो आयोडीन बेसिकली सॉइल एंड सी वाटर, आपको पता है सी वाटर इज़ रिच इन आयोडीन एंड सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है. बट द अमाउंट ऑफ द आयोडीन विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़. ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इतना है तो दूसरी जगह भी उतना ही होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारी कंडीशंस कि कहाँ से ये आयोडीन कितना आपको सॉइल के अंदर मिलेगा एंड अल्टीमेटली वही आयोडीन आपकी क्रॉप्स में जाएगा और वही आयोडीन हमें मिलेगा. तो इट डिपेंड्स कि हम कहाँ रहते हैं, आयोडीन सफिशिएंट एरियाज़ में रहते हैं, आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज़ में रहते हैं, उसी से हमारे खाने में कितना आयोडीन है उस हिसाब से हमें आयोडीन मिलता है. तो क्या क्या सोर्सेज रहेंगे आयोडीन के? दीज आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ आयोडीन, दैट इज़ आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट. हमेशा बोलते हैं नमक खाइए, आयोडाइज्ड नमक लेना है, तो इट इज़ सॉल्ट विच इज़ आयोडाइज्ड. Similarly, seafood is very much good in iodine and dairy products, cheese है, cow milk, eggs, yogurt, these are the common sources of the iodine and we should take in the proper amount so that हमारी body में इसकी कमी नहीं हो.
और इधर जैसे हमने बताया कि डिफरेंट एरियाज़ में लाइक इन इंडिया हमारे यहाँ मेनली हिमालयन बेल्ट्स दे आर लिटिल एंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी एरियाज़ हैं जहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी की कमी होना और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है. तो डिपेंड्स कि हम कहाँ रहते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं. तो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर द आयोडीन इनटेक? ये बहुत ही कम मात्रा में, बिकॉज इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है. तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट अडल्ट्स की जो होती है 100 to 150 माइक्रोग्राम पर डे, एंड इन चिल्ड्रन इट इज़ अराउंड 120 to 150 माइक्रोग्राम पर डे. एंड स्पेशल ध्यान जो हमें रखना है वो बच्चों में, प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन पीरियड में. जब प्रेगनेंसी होती है तब हमारी आयोडीन की मात्रा अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो इन कुछ एज ग्रुप्स में इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो हाउ दिस आयोडीन डेफिशिएंसी, सो अब जैसे मैंने बताया आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड हार्मोन्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और अगर इसकी कमी होगी तो हार्मोन्स की कमी होगी, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट सम ऑफ द हेल्थ डिफेक्ट्स which together are called as iodine deficiency disorders. तो वो क्या क्या disorders हैं जो हो सकते हैं? तो mainly because of the effect on the thyroid that it produces the various disorders in our body. तो आयोडीन डेफिशिएंसी होती कैसे है? जैसे एक हमने बताया कि या तो हम आयोडीन डेफिशिएंसी अपनी डाइट में ही कम कंज्यूम कर रहे हैं, या कुछ एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन की कमी है हम वहाँ रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है. दूसरा है कुछ ऐसे पदार्थ या सब्सटेंसेस या खाना होता है जिससे आयोडीन लेने के बाद भी पूरी तरह से थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता. इनको हम बोलते हैं गोइट्रोजेंस. तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कई बार आके कि मैम कौन कौन सा खाना है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या फूड है जो नहीं खाना चाहिए. तो इफ़ आई से दीज आर द सर्टन फूड्स, ये ब्रोकोली जो क्रूसीफेरस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ब्रोकोली है, आपका कॉलीफ्लावर, गोभी है, केल का जूस बहुत लोग पीते हैं, कसावा है. दीज आर द फूड्स जो कई बार थायराइड हार्मोन बनाने में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो आयोडीन को पूरी तरह से थायराइड हार्मोन ग्लैंड में जाने नहीं देते. बट ये कब करेंगे प्रॉब्लम? जब आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे या आपकी बाकी एरियाज़ में आयोडीन की कमी होगी. अगर हम बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो ये सभी खाना आप ले सकते हैं प्रॉपर, बिल्कुल लाइक अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है. ओनली थिंग बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है. दैट इज़ वाई द इम्पोर्टेंस हम बोलते हैं बैलेंस डाइट लीजिए, आप इतना कम कुछ मत करिए. ठीक है. एंड सेकेंड वन थिंग आई विल से, सिगरेट स्मोकिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कैन डिक्रीज योर हार्मोन, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. सो इट इज़ बेटर कि हम सिगरेट स्मोकिंग को बंद करें. अनीमिया अगर है तो आयरन डेफिशिएंसी भी सीधा सीधा थायराइड हार्मोन बनाने में प्रॉब्लम करती है, तो अनीमिया वगैरह, अनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, इनको भी ट्रीट करना ज़रूरी है. सो व्हाट आर द थायराइड डिसऑर्डर्स? क्या क्या थायराइड की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या कुछ और भी कारण से थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं? द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो ऑटो इम्यून फिनोमेना होता है. सो वी हैव, एज आई सेड, द टुगेदर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. हाइपोथायराइड मतलब हमारा ग्लैंड कम काम कर रहा है, हार्मोन्स कम बन रहे हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. गोइटर, दैट इज़ कई बार गले में सूजन, आप लोगों के कई पेशेंट आते हैं गले में सूजन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज गोइटर. रेयर चांसेस कई बार थायराइड कैंसर होने का भी संभावना रहता है. एंड हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स हमारा ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है. तो थोड़ा थोड़ा इन डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे इनको हमें देखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयड जिसमें ग्लैंड कम काम कर रहा है, आपका ओवरऑल हार्मोन्स कम बन रहे हैं. एंड जैसा बताया आयोडीन डेफिशिएंसी एक सबसे कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और दूसरा ऑटो इम्यून कॉजेज़ जो विच कॉजेज़ हाइपोथायरॉयडिज्म. तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? ज़्यादातर अगर आपको लग रहा है कि मेरा वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है या मुझे सुस्ती रहती है, पहले उतनी नहीं थी, मैं चुस्त फुर्त होकर काम करती थी, हेयर लॉस होता है,
फीमेल्स के अंदर स्पेशली अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है ना, महीना ज़्यादा आने लगा है या पहले ठीक था अब ज़्यादा आता है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको अपने अंदर अपने शरीर में बदलाव लग रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि हम थायराइड को चेक कराएं, बिकॉज इट इज़ ट्रीटेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे ट्रीट कर सकते हैं अगर हम सही टाइम पर आइडेंटिफाई करें तो। सेकेंड इज़ गोइटर। अगर सिर्फ गले में सूजन दिख रही है, कई बार लोगों का सूजन रहती है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ठीक है सूजन है कोई बात नहीं चली जाएगी, कई सालों तक पड़ी रहती है। सो दिस सूजन बनती है, थायराइड धीरे 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 क्योंकि उसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज गोइटर। एंड दिस गोइटर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गोइटर में थायराइड की कमी भी हो सकती है, कई बार थायराइड ज़्यादा बनने से भी थायराइड ग्लैंड सूज जाता है। तो गोइटर को भी ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। कभी कभी इनके अंदर चांस रहता है थायराइड कैंसर होने का संभावना, क्योंकि हम अगर जल्दी देखेंगे, जल्दी कंसल्ट करेंगे तो ये सारी ही चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई भी सूजन आपको लग रहा है, स्पेशली बच्चों में, तो डेफिनेटली कंसल्ट करना है। थर्ड, एज आई सेड, प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रेगनेंसी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड सी, और अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो अबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा जल्दी होने का चांस बढ़ जाता है, कई बार मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। सो हियर आई जस्ट वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं है तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स या मिसकैरेजेस कॉमन हो जाते हैं। बच्चों में स्पेशली थायराइड हार्मोन ब्रेन विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इधर आप देख रहे हैं कि अगर हमारा आयोडीन सफिशिएंट ब्रेन है, थायराइड हार्मोन अच्छे से बन रहा है तो ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो रहा है। बट अगर वहीं आयोडीन डेफिशिएंट ब्रेन है तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा और बच्चे का IQ लो होने से और सिवियर मेंटल रिटार्डेशन तक भी हो सकता है। सो देर इज़ वन कंडीशन कॉल्ड क्रेटिनिज्म। मैं इसके बारे में एक वर्ड आपको आप सुनेंगे कभी कभी कि सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे को अच्छे से आयोडीन नहीं मिला या थायराइड हार्मोन्स की कमी रही और वो खुद भी अपना नहीं बना पाया, देन दे कैन प्रोड्यूस अ सिवियर मेंटल डिफेक्ट्स इन द चाइल्ड एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज द क्रेटिनिज्म। आजकल ये कम देखने को मिलती है, बट इट इज़ अ वेरी डिसेबल्ड कंडीशन विच कैन बी प्रिवेंटेड। एक्चुअली हम बचा सकते हैं अगर हम टाइम पर इसको ट्रीट कर लें। सो दीज आर द सर्टन क्रेटिन चाइल्ड, जस्ट टू शो ये किस तरह से वो डिसेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है। बच्चों में अगर जल्दी बच्चों में आजकल गवर्नमेंट ने भी प्लान्स करे हैं कि हमें थायराइड जो है चेक करा लेना चाहिए। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं इट इज़ बेटर कि हम उनका थायराइड, क्योंकि कई बार होते ही लक्षण नहीं दिखते और ये वाला जो पीरियड होता है नेक्स्ट 3 साल का, वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो अगर थायराइड की कमी रहेगी तो बच्चे को हाइपोथायराइड हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ बहुत कॉमन होता है। तो इस एज में थायराइड अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चा रो कम रहा है, वॉइस उसकी उतनी क्लियर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, या थोड़ा सा लिथार्जिक बच्चा है, मतलब स्लो रहता है, उतना एक्टिव बच्चा नहीं है, या एब्डोमेन ऐसे बाहर निकला हुआ है, अगर ऐसे कुछ भी साइंस आपको छोटे बच्चे में दिखते हैं तो इट इज़ बेटर कि आप एक बार कंसल्ट करें और उसका थायराइड चेक करें, क्योंकि अगर आप अभी सही टाइम पर ले जाएंगे तो मेंटल प्रॉब्लम्स बचा सकते हैं। सिमिलरली बड़े बच्चों में आपको थायराइड अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है या थायराइड की कमी होने लगती है तो बड़े बच्चों के अंदर भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं। जैसे बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था पर अभी पता नहीं सुस्त रहता है, थक जाता है, पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है, या उसका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जितना लंबा होना चाहिए था उतना लंबा नहीं है, स्किन सूखी सूखी रहती है। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है या गले में सूजन है, देन इट इज़ बेटर कि आप दिखाएं, क्योंकि हो सकता है उसको थायराइड का प्रॉब्लम्स वो इस एज में भी आ सकते हैं, और दिखाने से हम जल्दी ट्रीट करेंगे तो
बाकी डेवलपमेंट उसका नॉर्मल हो सकता है। बड़ों में थायराइड का मैंने जैसे बताया कि हाइपोथायराइड के आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, गिठान हो सकती है। इन बड़ों में भी थोड़ा सा मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं कि पता नहीं, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, या डिप्रेशन होता है कि सुस्त रहते हैं, मन नहीं होता कुछ भी करने का। डिप्रेशन का कई बार वो डिप्रेशन वाले डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं कि शायद मुझे डिप्रेशन है। तो एक तरफ हमें सोचना चाहिए कि एम आई डीलिंग विद हाइपोथायरॉयडिज्म और सम थायराइड प्रॉब्लम, तो एक बार वो चेक कराना ज़रूरी है। और अगर कोई गिठान आपके गले में है, लंबे समय से है, तो उसको चेक कराइए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें थायराइड कैंसर के चांसेस लक्षण हों। तो अगर आप सही टाइम पर दिखा लेंगे, क्योंकि देखना पेशेंट खुद ही ये बताएगा, और अगर वो सही टाइम पर दिखा लेंगे तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रीटेबल कैंसर्स होते हैं, टाइम पर निकल जाएं तो नॉर्मल लाइफ हम रह सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आयोडीन का इतना ज़्यादा और थायराइड हार्मोन्स का रोल इतना ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ प्रिवेंटेबल। अगर टाइमली अगर एक्शंस लिए जाएं, इसके लिए प्रॉपर हम लोग ध्यान रखें, तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। दैट इज़ वाई आयोडीन इज़ सो मच इनटू के इसका ध्यान रखिए और थायराइड हार्मोन्स का ध्यान रखिए। तो कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या थे? क्या फूड फोर्टिफिकेशन, वन इज़ कि क्या हम ऐसा क्या करें जिससे कि सभी लोगों को सही मात्रा में आयोडीन मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया कई जगहों पर है, कई जगहों पर कम है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। सो वी हैव द यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट, कि सॉल्ट को आयोडाइज किया गया, तो नमक को, सॉल्ट को आयोडाइजेशन कर कर, ताकि हर जने के पास वो बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो और हर जने के पास पहुंच सके। इसलिए फूड फोर्टिफिकेशंस किए गए हैं, जिससे आयोडीन की कमी अब काफ़ी कम हो चुकी है। दूसरा है सप्लीमेंटेशन, कि अगर हो चुकी है, हम कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोगों के पास जाना मुश्किल है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो उन जगहों पर हम सप्लीमेंटेशन ऑफ आयोडाइज्ड ऑयल के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में कर सकते हैं। और तीसरा, जितना हम लोगों को समझाएंगे, जितना एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे, तो इट इज़ वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड very important, the mental defect is preventable. So this is the universal iodization salt, which is very simple, effective, safe and inexpensive way, so that everybody gets the proper iodized salt. And supplementation मैंने आपको बताया, कुछ एरियाज़ में जहाँ बहुत कमी है और हम iodized salt नहीं पहुँचा सकते हैं, there sometimes we have to use iodized capsules के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में रेगुलर इंटरवल्स में देना होता है। एंड एजुकेशन डेफिनेटली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें पता होगा तो हम देखेंगे, हम करेंगे। और थायराइड है तो मैनेजमेंट इसका इजी है। आपके पास हमारे यहाँ टैबलेट्स अवेलेबल हैं, थायराइड के टैबलेट्स अवेलेबल हैं, विच कैन ट्रीट योर थायराइड, विच कैन कंट्रोल योर थायराइड। उसको ना, कई लोग नहीं लेते कि हार्मोन टैबलेट है, हमें नहीं लेना चाहिए, दे कीप ट्राइंग द अदर वेज, धनिया लेना, ठीक है, वो सब ट्राई करिए, बट इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इजी वे। इसको आप लेंगे तो कंट्रोल रख सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। सो दिस आई ऑलरेडी सेड कि क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि प्रिवेंटेबल है। As per WHO, 54 countries are still iodine deficient, and in India it is still that 6.1 crore people suffering from endemic goiter, 88 lakhs people from mental and motor handicaps, and this can be prevented. The only thing is it can be prevented. So it is important that we should take care and understand this problem. For this, even government has started the iodine deficiency national program, which was started long back in 1962, and then it was renamed in 1992. और उसका टारगेट था कि हमें prevalence of iodine deficiency कम करनी है, less than 10%, और children में less than 5%. And this program is really working well, and
वो पूरा ध्यान रखती है कि प्रॉपर आयोडाइज सॉल्ट हर जगह पहुँचे और आयोडाइजेशन प्रॉपरली हो, और हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी टाइमली इंटरवल्स पर, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर होती रहे. एंड अप टिल नाउ 71% of the population in the country has access to adequately iodized salt, but the problem is still आज भी हम 95% अचीव नहीं कर पाए हैं. तो the problem that there are certain faulty practices at the production level, retailer levels and consumer levels which हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह ये फॉल्टी प्रैक्टिसेस को बचाना है कि किस तरह से हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को प्रॉपर तरह से पहुंचा सकें कंज्यूमर लेवल तक. प्रोडक्शन लेवल पे हम उतना नहीं कर सकते. गवर्नमेंट हैज़ प्लेइंग अ रोल कि वो प्रॉपरली उसकी मॉनिटरिंग हो, सर्वेलेंस हो, प्रॉपर बैग्स में उसको पैकिंग सही बैग्स में की जाए ताकि उसका मॉइस्चर से वो लॉस ना हो. सिमिलरली एट द रिटेलर लेवल उनको समझना है कि हमें बहुत सारे स्टॉक पहले से आयोडीन का, सॉल्ट का नहीं रखना, अदरवाइज उस सॉल्ट में आयोडीन का लॉस हो जाएगा तो इट विल नॉट बी यूजफुल. सो दिस हैज़ टू बी डन एट द प्रोडक्शन एंड रिटेलर लेवल. बट कंज्यूमर लेवल, जहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हम आयोडीन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़, सॉल्ट को, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि सॉल्ट को बहुत ज़्यादा खरीद के मत रखिए. वॉट एवर सॉल्ट यू आर यूजिंग उसको जितना जल्दी हो 1 पैकेट 2 पैकेट विदिन 6 मंथ्स उसको यूज़ कर लीजिए. देन स्टोर करने के लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि मॉइस्चर से आयोडीन का लॉस होता है, तो एयर टाइट कंटेनर यूज़ करिए. कोशिश करिए कि ग्लास ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में उसको मत डालिए. प्लास्टिक कंटेनर, स्पेशली येलो कलर प्लास्टिक कंटेनर्स में देखा गया कि लॉस कम होता है, तो उसको प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर पैक करिए. ह्यूमिड या मॉइस्चर एनवायरनमेंट में मत रखिए. अपने खाना जहाँ आप बनाते हैं उसके बिल्कुल क्लोज कोशिश करो कि मत रखो. कुछ लोग मसालदानी के अंदर ओपन रख देते हैं, मेटल बॉक्सेस के अंदर स्टोर कर देते हैं, वो नहीं करना है. यू शुड कीप अ सेपरेट बॉक्स एंड प्लास्टिक बॉक्स for storing your salt. And do not buy open salt, खड़ा salt, क्योंकि वो processed नहीं है, उसके अंदर कोई iodization नहीं है. That is why we say कि please don't buy it. अच्छा, कुछ एक सवाल जो काफ़ी पूछा जाता है कि रॉक सॉल्ट आजकल बहुत चल रहा है, सेंधा नमक यूज़ करना है या पिंक सॉल्ट यूज़ करना है. तो दीज आर द गुड सॉल्ट्स. मिनरलाइज सॉल्ट, इसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं क्योंकि प्रोसेस्ड कम होता है. बट आई विल से कि आप इसको कुछ कुछ मात्रा में सभी सॉल्ट को यूज़ करें. बट आई हैव सीन कि कुछ फैमिलीज़ ने बिल्कुल बंद कर दिया कि आयोडाइज सॉल्ट तो हम लाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ सेंधा नमक यूज़ करते हैं. तो वो नहीं करना, क्योंकि आयोडाइजेशन नहीं है, एंड द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मल सॉल्ट इज़ द आयोडाइजेशन. सो please use it. You can use the other salts which are definitely rich in minerals, so use it, but in a okay quantity, not like completely dependent on those. And second is, are there problems that we take lot of iodine? तो कई बार आता है कि अब लोगों ने अगर ज़्यादा आयोडीन भी ले लेंगे, दोनों तरह से ही बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अगर हम ज़्यादा आयोडीन लेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम्स होने का डर है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी कोई गिठान है या थायराइड कंडीशंस हैं या ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं. तो अगर एक्सेस ऑफ आयोडीन लेते हैं तो हाइपरथायरॉइड, एक कंडीशन जिसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा थायराइड बनता है, थायराइड हार्मोन बनता है, उस कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है. कई बार आयोडाइन एक्सेस लेने से ऑटो इम्यून एक्टिवेशन हो सकता है, एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, उससे हाइपोथायरॉइड भी हो सकता है. तो दोनों ही अगर हम एक्सेस लेंगे तो वी कैन गेट हाइपरथायरॉइडिज्म एज वेल एज हाइपोथायरॉइडिज्म. सो एक्सेस ऑफ आयोडीन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड. सो व्हाट इज़ हाइपरथायरॉइड, कैसे पता चलेगा? हाइपरथायरॉइड, इसमें ग्लैंड ज़्यादा काम करता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है. उसमें आपको गर्मी लगना, वज़न कम होना, गले में सूजन होना, धड़कन तेज़ हो जाना, या बार बार खाना पचता ही नहीं है, डायरिया होना, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है देन वी शुड थिंक कि कहीं हम थायराइड प्रॉब्लम से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं और थायराइड चेक कराना ज़रूरी है.
So this is hyperthyroidism. So I will, in the end, I would just like to say कि दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. डेफिशिएंसी डेफिनेटली हमें बचानी है. थायराइड के बारे में बेसिक चीज़ें, अगर कुछ भी आपको डाउट है अपने बॉडी में तो एक बार चेकअप ज़रूर करा लीजिए, बिकॉज इट इज़ ट्रीटेबल. एंड आयोडीन एक्सेस ऑल्सो इज़ बैड, सो बैलेंस प्लीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट स्लाइड. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. That was a very interesting session, especially the fact that you addressed a lot of practical issues which a lot of people had already asked also in the chat box regarding the different types of salt that we have in the market, how to store it correctly. We in the market generally get iodized salt because of the government norms, but because we don't store it correctly, then we're not able to get the benefits. And what are the symptoms and how we should identify when we might need help of a doctor and get it investigated in the right manner. So thank you, ma'am, for a elaborate and very interesting presentation. We have had a few doubts in the chat box. Yeah, sure. Can take it up one by one. We had a viewer asking that as we had mentioned, thyroxine tablet is an important part of the management once hypothyroidism has been diagnosed. Are there certain points which a patient needs to remember while consuming these tablets, the right time, the right way or something? Yes, yeah, it's a good question actually, and very commonly asked question. थायरॉक्सिन टैबलेट, वन थिंग इज़ दैट यू शुड टेक इन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक में सबसे अच्छे से होता है. तो हम बोलते हैं आप सुबह जल्दी टैबलेट ले लीजिए, उठते ही सबसे पहले टैबलेट लें, उसके 1 घंटे बाद ही अपना ब्रेकफास्ट या जो चाय स्नैक्स जो भी आप प्लान कर रहे हैं तभी लें. उसकी बॉटल को हमेशा टाइटली बंद करें, बिकॉज मैनी ऑफ द पेशेंट्स व्हेन दे कम टू आवर ओपीडी उनका बॉटल ढीला ढाला ऐसे ही रहता है. तो द कंटेनर, दैट टाइटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मॉइस्चर से इसका भी क्वालिटी कम होती है. एंड ट्राई टू यूज़ वन टाइप ऑफ थायरॉक्सिन. अगर आप थायरॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं तो कीप टेकिंग थायरॉक्सिन. बार बार ब्रांड चेंज करना, कोई और ट्राई करना, वो भी बेटर है, अवॉइड करें, क्योंकि हर अपना हर ब्रांड का हर एक प्रिपरेशन की अपनी एक सॉलिबिलिटी होती है. सो आई वुड से कि उसको चेंज मत करें. Thank you, ma'am. And another thing, a lot of times, for example, somebody is advised 25 microgram and they get a 50 microgram and then they try to break it in half. So I think that is also not advisable. You should try to get off the dose that is prescribed. As far as, because ये स्कोर टैबलेट्स हम इसको स्कोर टैबलेट बोलते हैं जिनको हाफ कर सकते हैं, बट थायराइड टैबलेट इट इज़ बेटर नॉट टू ब्रेक इट, क्योंकि कुछ पार्ट आप लूज़ कर जाते हैं. तो इट इज़ बेटर कि यू टेक द स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑल द स्ट्रेंथ्स आर अवेलेबल, हर तरह की स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं. तो वॉट एवर स्ट्रेंथ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, ट्राई टू टेक इट. बट येस, एट टाइम्स हमारे यहाँ वी कैन समटाइम्स यूज़ द डिवाइडेड डोजेज ऑल्सो. Okay. Thank you so much, ma'am. There was a query regarding do inhalers or prolonged use of inhalers affect the thyroid gland in some way, and are there any other medications which can have a negative impact on the thyroid gland? Inhalers as such has not significant effect on the thyroid per se, but other drugs, there are certain cardiology drugs like amiodarone many people use. It has definitely a effect. Then very common drug is the antacids, pantoprazole or antacids people use, and they take, उसे भी खाली पेट लेना है और इसको भी खाली पेट लेना है, तो they take it together. तो अवॉइड, अगर आपको कोई भी टैबलेट लेनी है तो 4 घंटे का गैप आपको रखना है. थायराइड की टैबलेट आप खाली पेट लेंगे, उसके 4 घंटे बाद ही आप एंटासिड्स या कोई और कैल्शियम आयरन जो भी लेना है वो मिनिमम 4 घंटे का गैप रखिए. Thank you, ma'am. This point about pantoprazole was very informative because Yeah. it's very rampant consumption of the tablet in the country. Many So people take thank it. you so much. Yeah. A few queries regarding the management of hypothyroidism. People have pointed out that a lot of YouTube channels these days claim that you can treat thyroid without any medication once diagnosed. So what role does lifestyle have particularly in management of thyroid disorders? See, as I said, one is the balanced diet, because in lifestyle the balanced diet comes. That plays a very important role in the thyroid formations.
And second is when the person gain weight, sometimes because of the weight gain they have the thyroid problems. The thyroid has बढ़ जाता है, तो वो थायराइड की वजह से नहीं बढ़ रहा होता, बट आपके वेट की वजह से बढ़ रहा होता है. तो व्हेन वी कंट्रोल वेट, तो डेफिनेटली दैट थायराइड गोज डाउन. तो वो बहुत ही मिस्टेकनली लिया जाता है कि मैं मोटी ही हो रही हूँ क्योंकि थायराइड है, और वो थायराइड को ट्रीट करते रहते हैं रेदर दैन गोइंग फॉर द लाइफस्टाइल. सो आई से लाइफस्टाइल डेफिनेटली इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट कैन नॉट समटाइम्स, इफ़ इट इज़ कमी की वजह से है तो वो ट्रीट नहीं हो पाएगा, फिर तो हमें ट्रीटमेंट लेना ही है. There was a query pertaining to the thyroid in pregnancy. So one of our viewers had asked if a hypothyroid patient is pregnant and she's already on thyroxine, does she need to change her dose, or does she need to be very particular about it or something? Yeah, this is again we take always care, like if any pregnant patient या reproductive age में कोई भी patient आता है, तो पहली चीज़ प्रेगनेंसी हमें तभी प्लान करनी चाहिए जब थायराइड नॉर्मल हो. एज आई सेड कि मिसकैरेजेस एंड स्टिल बर्थ्स आर वेरी कॉमन, एंड वंस यू आर प्रेग्नेंट आपका जो थायराइड यूज़ है वो बढ़ जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो अगर वो डॉक्टर के पास नहीं आ सकते, तो वंस यू फील कि वंस यू आर डायग्नोज दैट यू आर प्रेग्नेंट, देन इमीडिएटली यू शुड टेक, वी से दैट आप जो भी टैबलेट ले रहे हैं उसको हफ्ते में एक दिन 2 टैबलेट ले लीजिए, क्योंकि हमें वो बढ़ानी है. 30% ऑलमोस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है रिक्वायरमेंट. सो इमीडिएटली इट इज़ बेटर, इफ़ यू कैनॉट, बेटर टू गो टू द डॉक्टर. इफ़ यू कैनॉट गो टू द डॉक्टर, इंक्रीज योर डोज बाय 30%. दैट कैन बी डन लाइक जो भी आप डोज ले रहे हैं उसको 2 डबल गोली खा लीजिए हफ्ते में 2 दिन. सो दैट विल टेक केयर ऑफ द इनिशियल पार्ट ऑफ द pregnancy. Yes, thank you, ma'am. We had mentioned about the role of investigations in thyroid. A lot of queries regarding TSH, T3 and T4. So in certain cases we see that TSH is normal but T4 is increased or T3 is increased. So does the patient need to approach a doctor for, is it worrisome or can it be ignored? I'll say basically TSH is the master regulator, मतलब main hormone is the TSH, regulator is the TSH. जब हमारा T4 कम होने लगता है या T3 कम होने लगता है, तो हमारी बॉडी इमीडिएटली सबसे पहले TSH को बढ़ाकर T3 T4 को नॉर्मल करने की कोशिश करती है. तो TSH इज़ द मेन मार्कर जो कि हमें देखना है. T4 कई कंडीशंस में बढ़ भी जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स, बिकॉज आर मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस, द एस्ट्रोजन लेवल चेंजेस. तो कई बार उन कंडीशंस में T4 लेवल्स बढ़कर आ जाते हैं, तो उतना हमें चिंता करने की बात नहीं है. एंड बट सेकेंड थिंग इज़, अगर T4 थोड़ा सा लोअर साइड है, TSH नॉर्मल है, तो इट इज़ बेटर कि हम दिखा लें, क्योंकि एक कंडीशन सेंट्रल हाइपोथायरॉयड कंडीशन होती है जिसमें सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से कभी कभी थायराइड में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो I think better you take once, it is not like very dangerous, but it is better to take consultation from doctor that regarding your thyroid levels. Okay, thank you, ma'am. And there were queries regarding when we go to a lab to get a TSH test done, they generally ask fasting ho kya, and some labs don't insist on it. So is there anything particularly we should be mindful of when we're getting our TSH investigated? Yeah, it is better क्योंकि there are circadian rhythms for the hormone, कि कुछ टाइमिंग्स होते हैं, हमेशा हार्मोन के कुछ रिदम्स होती हैं विच दे फॉलो, कि मॉर्निंग में अच्छे से निकलते हैं या इवनिंग में अच्छे से निकलते हैं. तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थायराइड हमेशा इट इज़ बेटर कि हम मॉर्निंग आवर्स में कराएं, एंड इन द फास्टिंग स्टेट. इट इज़ बेटर टू गेट इन द फास्टिंग स्टेट एंड इन द मॉर्निंग आवर्स, क्योंकि कुछ इरेटिक रिजल्ट्स आपको किसी ने 12 बजे करा लिया, TSH 5 पॉइंट समथिंग बॉर्डर लाइन हाई आ गया, देन दे विल बी वरीड कि मुझे थायराइड हो रहा है. तो इट इज़ बेटर यू टेक इन द मॉर्निंग एंड फास्टिंग. Thank you, ma'am. Regarding the storage, that slide that you had mentioned, we have a few queries regarding, can glass bottles be used for storing iodized salt? बेसिकली कुछ स्टडीज़ हुई हैं इसमें, जिसमें उन्होंने ग्लास बॉटल्स में देखा और प्लास्टिक बॉटल्स में देखा, एंड दे फाउंड कि जब 4 to 6 वीक्स पर ग्लास बॉटल्स में ज़्यादा लॉस था.
तो हम लोग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, कुछ मेयोनीज़ की बॉटल्स या कुछ बॉटल्स होती हैं जिनमें हम स्टोर कर लेते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप कप प्लास्टिक बॉटल्स में, एयर टाइट बॉटल्स में एंड स्टोर करें इंस्टेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स. और डार्क कलर में ले सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट में कुछ स्टडीज़ में लॉस मिला है, तो वी अवॉइड इट. Okay. When we come to non-communicable diseases, ma'am, we generally see that they are a risk factor for each other. Like diabetes is a risk factor for hypertension, vice versa also, smoking. So does thyroid have a role with the non-communicable diseases? Does it increase the risk, or people who are suffering from non-communicable should be more aware of the thyroid status? Or Yeah, this is again a good question. I say thyroid basically, as I said, it could be because of iodine deficiency, but nowadays autoimmune phenomena as such as very common cause of hypothyroidism. And autoimmune conditions अगर आपकी फैमिली में रन कर रही हैं या आपको हैं, like we do one test, anti-TPO antibody, which is commonly prescribed and most of the people know about it. तो anti-TPO antibodies indicate कि आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून फंक्शनिंग, इम्यूनिटी बढ़ गई है. तो अगर ऑटोइम्यून फिनोमिना की वजह से थायराइड हो रहा है, तो यू हैव अ वेरी हाई चांस कि आप कुछ और डिजीज़ेस ऑटोइम्यून, जैसे सफ़ेद दाग होना, विटिलिगो होना, हाइपोथायरॉयड के साथ एसोसिएटेड रहता है, डायबिटीज़ होना एसोसिएटेड रहता है, उसके अलावा अनीमिया के कुछ चांसेस रहते हैं. तो वो ऑटोइम्यून कंडीशंस कुछ ना कुछ आ सकती हैं. एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो लोग काफ़ी, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्ट गेनिंग वेट. So they have a very high chance that they can develop diabetes. So as you said, lifestyle is very important, and try to avoid weight gain. Don't blame thyroid for weight gain. It will increase, but not more than 3 to 4 kg. But it is quite resistant weight, so it is better don't allow the weight to increase. Keep a check on it. Just discussed that thyroid disorders are more common in women. So does hypothyroidism have an effect on the menstrual cycle? It can affect the periods as well. Thyroid has a very has effect, because I said कि सभी सारे organs पे it helps in proper functioning. So in females the thyroid hormones is very important for the proper cycles. So usually hypothyroid में irregular cycles होने लगती हैं. ये पहले ठीक थी, अचानक से जल्दी आती हैं, एंड ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है. तो दिस इज़ द वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन कि एक तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं. तो एट दैट टाइम द वन ऑफ द टेस्ट वी एडवाइस इज़ कि थायराइड करा लीजिए. Right, ma'am. Again, coming back to a query regarding the investigation. Suppose there is a hypothyroidist patient who is already taking TSH, thyroxine supplements. So when he goes to test, is he supposed to take the tablet before the test or after the test? Yeah, it is better not to take tablet at that day, because we are mainly seeing the TSH. When you take tablet, sometimes T4 levels बढ़ के आ जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा थायराइड तो गड़बड़ हो गया है. तो ऑलवेज टेक बिफोर द टैबलेट मॉर्निंग लेवल्स फास्टिंग. Okay. With respect to long-term management of hypothyroidism, when somebody is stable on a particular dose of hypothyroxine for a long time and the TSH reports and everything is normal, is it advisable that they stop the medication or start skipping doses, or do we give a trial of reducing the dose? ट्रायल, एज आई सेड, दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर हमारा कॉज ऑटोइम्यून है, तो ऑटोइम्यूनिटी यूजुअली परसिस्ट करती है, एंड दे हैव अ टेंडेंसी कि उनके थायराइड बड़े ऊपर नीचे होते हैं, कि कल मैंने चेक कराया था 7 हो रहा है, आज मैंने चेक कराया 4 ही आ गया, और फिर से मेरा 12 आ गया. तो इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग. सो इट इन सच कंडीशंस, व्हेन यू नो दैट योर एंटी-TPO इज़ मोर, you have autoimmune condition which is causing hypothyroidism, then it is better not to stop the treatment, because you will develop after some time, and you can taper. We can taper the dose depending on TSH, but it should be done under the advice of doctor. Yes, ma'am. There was just a second.
query regarding iodine, as you've stressed a lot upon the importance of iodine in maintaining the functioning of thyroid, and TSH and thyroid function test is an indirect way of assessing if we have sufficient iodine. There was an interesting question: is there any test to determine how much iodine we have in our, like a serum iodine or something that patients we should don't do? have, like we have the urine iodine testing, but it is done only for the epidemiological purposes, because you can't, iodine has a lot of variability. आपके daily food intake पे iodine का फ़र्क पड़ रहा है ना, तो it cannot be justified कि मैं एक iodine level करा लूँ, but yes हम करा के देख सकते हैं 24 hours urine iodine levels कि कितने हैं, बट यूजुअली दीज लेवल्स आर यूज्ड फॉर द एपिडेमियोलॉजी, दैट आपके जो एरिया में है, एज आई सेड द गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ प्रोग्राम, तो दे डू दैट आयोडीन लेवल्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, स्पेशली द प्रेग्नेंट लेडीज़, एंड देन दे फाइंड आउट कि कितना आयोडीन उनमें जा रहा है, विच इनडायरेक्टली सेज कि आपके एरिया में आयोडीन कैसा चल रहा है. बट पर्सनल लेवल पे ज़्यादातर हम नहीं करा सकते, करा भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कॉमनली अवेलेबल. Regarding the sources of iodine, ma'am, we had discussed that we have iodized salt, and then seafood is a good natural source of iodine. Are there any vegetarian sources of iodine that is? Yeah, dairy products and milks and bread. Again, dairy products are the rich source, and cheese, as I said, is a rich source. Yogurt is a rich source of the iodine. मिल्क में प्रॉब्लम यही होती है कि आजकल हम दूसरा, कई लोग बहुत वो पैकेट्स वाले टेट्रा पैक्स एंड मिल्क पीते हैं, तो समटाइम्स दैट कैन कॉज डेफिशिएंसीज. सो दैट इज़ व्हाट आर कुकिंग, एक्सेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ द फूड, दैट कैन रिड्यूस योर आयोडीन लेवल्स इन द फूड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंज्यूमर लेवल पे क्या क्या बचा सकते हैं. तो मिल्क प्रोडक्ट्स आर द गुड सोर्स, ब्रेड्स आर द गुड सोर्स, अदरवाइज आयोडाइज्ड सॉल्ट. And those who are taking seafood, then they have good source. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much for answering the queries. We have almost reached the end of all the queries that we got on the chat box, and it was a very informative and detailed discussion. I would just like to inform our viewers that since this is on YouTube, the recording of this webinar will be on YouTube, so you can access it any time later to go through the video again. So thank you so much, ma'am. On behalf of everybody, I thank ma'am for such a wonderful presentation, and thank you to all our viewers for such an interactive participation in the chat box. So thank you everyone, and we meet with another webinar next week on the 4th Tuesday of this month. Till then, take care. Thank you. Bye bye. Thank you.